उसको गाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए अधिकार दिया गया कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे किसी गली में रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, दोनों को इक्वलिटी दी गई, समानता दी गई। कानून के सामने दोनों बराबर हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रियों को, देश के राष्ट्रपतियों को भी किसी भी नागरिक को चैलेंज करने का अधिकार है। वो किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। और किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, वो गलत निर्णय ले लेता है, तब क्या होगा? उस दिशा में क्या होगा? उस दिशा में पुनः संसद को यह अधिकार दे दिया संविधान ने कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो जज भी यदि कोई गलत निर्णय करता है तो तुम 2/3 बहुमत के आधार पर उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करके अपना नया कानून बनाकर उसको दे सकते हैं। क्यों साहब? यही व्यवस्था है ना। एक प्रमाण भी हमारे पास, SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से छेड़छाड़ कर दी और उसको कमजोर करने की कोशिश की, और 2 अप्रैल 2018 को लाखों की संख्या में हमारे युवा लोग जब सड़कों पर निकल कर आ गए और ये लगा पूरा देश जलने वाला है, तो वो ही अधिकार इस्तेमाल पार्लियामेंट ने फिर किया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त किया और पुराने आदेश को बहाल किया। कल आरसी दीवान साहब कह रहे थे कि दूसरे देशों में तख्ता पलट कर दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कभी होता। बाबा साहब को आशंका थी कि यदि हम सेना को बहुत बड़ा अधिकार दे देंगे तो कभी भी जो सेना अध्यक्ष होगा वो तख्ता पलट कर सकता है, क्योंकि सारी ताकत, बड़ी ताकत उसके पास होती है। बल की ताकत, बंदूक, तो परमाणु बम, वो सब उसके पास होती है। तो बाबा साहब ने संविधान में हमारे सेना के तीनों अध्यक्षों को बराबर रखा। वायु सेना का अध्यक्ष, थल सेना का अध्यक्ष, और तीसरी कौन सी होती है बाबू? जल सेना का थल अध्यक्ष। मतलब एक भी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा और एक भी एक दूसरे पर आदेश करने की शक्तियां उसके पास नहीं होंगी। बहुत बड़ी सोच थी बाबा साहब। पाकिस्तान में हो जाता है, दूसरे राष्ट्रों में हो जाता है, अभी म्यांमार में हो गया है। वहां क्या है कि वहां सेना के ऊपर एक चीफ होता है, और जिस दिन उस चीफ को सनक लग जाए वो सब ध्वस्त कर देता है। तो बाबा साहब जानते थे कि जब मेरे लोग बराबरी के लिए बढ़ेंगे, आगे निकलते जाएंगे, तो हो सकता है कभी ये सैनिक शक्ति का इस्तेमाल ना कर ले। तो इसलिए सेना को 3 भागों में बांटकर रखा गया और उसका सुप्रीमो बनाया गया किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसका सुप्रीमो होगा, और राष्ट्रपति के लिए भी कानून बनाया गया कि राष्ट्रपति भी संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसके ऊपर भी महाअभियोग चलाकर 2/3 बहुमत से उसको भी बर्खास्त किया जा सकता है। मतलब इतना अच्छा, इतना ताकतवर, इतना लचीला संविधान दुनिया के किसी देश में नहीं है जो बाबा साहब ने भारत को दिया। अब प्रश्न खड़ा यह होता है, आज सेना की क्या स्थिति है? वर्तमान सरकार ने नया एक पद सृजित कर दिया और उसको नाम दिया गया CDS, CD, सेंटर डिफेंस सीनियर, ऐसा ही कुछ होगा उसकी डेफिनेशन। चीफ डिफेंस
रावत को बना दिया। मैं ये पूछ रहा हूं, ये हमारे बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग कहां बैठे हैं? बड़ी डिग्रियां लेकर जो बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी बड़ी कुर्सियां लेकर बैठे, इन्होंने इस पर सोचा कि ये जो वर्तमान सरकार है देश को किस ओर ले जा रही है? यानी तीनों सेनाओं के ऊपर उन्होंने एक चीफ बना दिया ना। अगर ये चीफ बनाना इतना ज्यादा जरूरी था तो संविधान सभा भी बना सकती थी ना, क्यों? यानी उनकी ये तैयारी है कि कल अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सैनिक राज, मिलिट्री शासन लागू करके भी कुचल सकते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? तो आज मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती का मतलब यह होना चाहिए कि हमें हर गंभीर पहलू पे चर्चा करनी। कौन करेगा देश की रक्षा? क्या वो लोग करेंगे जो हमारा शोषण करते हैं? क्या वो लोग करेंगे जिन्होंने हजारों वर्ष हमारे पूर्वजों को गुलाम बना के रखा है? तो कौन करेगा? किसके कंधों पे इसकी जरूरत है? किसको करना चाहिए? मैं समझता हूं साहु फूले अंबेडकर, बुद्ध और कांशीराम की जो बात करते हैं उनको करना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है। नाथुराम गौडगे से की बात करने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, अंबेडकर की बात करने वालों की जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। और आज बड़ी तेजी से जा रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, मोहन भागवत की स्पीच में सुनना था लाइव। मोहन भागवत ने कहा ये राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास नहीं है। क्या कहा मोहन भागवत ने? रिकॉर्ड है, निकलवा के देख सकते हैं आप लोग। ये राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास नहीं है, ये आज हम हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आती भाषा भाई। रक्षा चलाने वाले की समझ में ना आती हो, बेलदारी करने वाले की समझ में ना आती हो, जूता गांठने वाले की समझ में ना आती हो, लेकिन जिसने बीए एमए किया है कम से कम उसकी समझ में तो आए कि ये कौन सी भाषा बोलता है। नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। कब आएगी? जब मोहम्मद रफी का गाना बचेगा, अपना सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ? अपना सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ? मुझे लगता है लुटने से पहले होश में आने की जरूरत है। ये हम साथियों चर्चा आप लोगों के बीच में मैंने आपसे की है। खास बात पॉइंट आप लोग अपनी अपनी नोटिंग बुक निकाल लो, अगर नहीं हो तो ऑफिस से दूसरी ले लो। क्योंकि ठीक 2 बजे हमें प्रोग्राम खत्म करना है। काम क्या करना है? अगर बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अमीर लोग, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंचे लोग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम जो बीच वाले लोग हैं ना, ये करेंगे इस काम। और दुनिया का इतिहास गवाह है, कोई परिवर्तन का आंदोलन कभी अमीरों ने नहीं चलाया, गरीबों ने चलाया। राजकुमार सिद्धार्थ भी जब सिद्धोधन के बेटे थे, राजकुमार थे, तो वो भी पराजित हो गए थे, वो भी नहीं जीत सके थे। और जब वो फकीर हो गए, एक भिक्षा पात्र लेकर दुनिया में भिक्षा मांगे, तो इतनी ताकत पैदा कर दी इन्होंने, नैतिक ताकत, जिसको हम नैतिक ताकत कहते हैं, इतनी ताकत पैदा कर दी कि सबसे बड़ा विरोधी जो था अजातशत्रु,
अजातशत्रु जैसा सम्राट भी उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो गया। तो दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि परिवर्तन सदैव गरीब, निर्बल, निर्धन लोगों ने ही लाया है। तो उसके लिए हमें काम करना है। कुछ साथियों के सवाल खड़े होते हैं, मुझे अकेले में कुछ साथी पूछते हैं कि साहब ये धम्म का काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम है, बहुत बहुत आपका साधुवाद, लेकिन राजनीति में भी हमको बताओ क्या करना चाहिए। बड़ी आशंका रहती है। अब राजनीति में बड़ी आशंका रहती है और मुझसे ही पूछना चाहते हैं। और क्यों पूछना चाहते हैं? यह सोच उनकी अपनी नहीं होती, ये सवाल उनके सामने दूसरे लोग खड़े करते हैं और उनको यह लगता है कि कहीं धम्म की आड़ में, बुद्ध के आंदोलन के पीछे धर्म प्रकाश जी का कोई राजनीतिक संगठन तैयार करने का इरादा तो नहीं है। शायद मैं ऐसा समझता हूं। तो मैं ये आपको बता सकता हूं, और हमने ये जो इसको रजिस्टर्ड कराया है ट्रस्ट के रूप में, ये कॉपी मैंने इसीलिए आप लोगों को दी है। आप इसका पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, और इसके करीब 15-20 पॉइंट में आपके बीच में चर्चा करने वाला हूं। इसमें इसका सबसे पहला लिखा है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उसके द्वारा आगामी समय में जो सहयोगी संगठन बनाए जाएंगे वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक होंगे। पूरी तरह से क्या होंगे? गैर राजनीतिक होंगे, इसमें लिखा है। दूसरा, मुझसे लोग पूछते तो मैं अपना बता देता हूं। मेरी जवानी के 30 वर्ष बहुजन समाज पार्टी में लगे। इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच का। तो ये मेरी जवानी के 30-35 वर्ष काय में लगे हैं? बहुजन समाज पार्टी में लगे। अगर मेरी जवानी के 30-35 वर्ष बहुजन समाज पार्टी के बाग को तैयार करने में लगे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी ताकत मेरे अंदर होगी, मैं अपने जीते जी कभी इस बाग को कमजोर नहीं होने दूंगा। मुझे कई पत्रकार पूछते हैं कि साहब अब आप धर्म का काम कर रहे हैं, राजनीति से क्या लेना देना? जब चुनाव होता है तो 15 दिन पहले मैं नमो बुद्धाय का बस्ता थैला उठा के रख देता हूं, और जिसको बहन जी टिकट देती हैं आगरा में, लंगड़े को दो, लूले को दो, भेड़े को दो, काने को दो, चोर को दो, डकैत को दो, मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं ये पूछता हूं, भैया हाथी कौन लाया है? अपनी गाड़ी रोक देता हूं, जाके कहता हूं जय भीम, नमो बुद्धाय, आप सांसद बने, हमारी ऐसी इच्छा है, और चुनाव वोट पड़ने तक मेरे लायक जो काम हुआ मुझे दीजिए, मैं आपका काम करूंगा। ये मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? वो काम दे देते तो उनका काम करता हूं, और काम नहीं देते हैं तो मैं अपने आप काम ले लेता हूं। क्या काम ले लेता हूं? जहां जहां जिस जिस एरिया में पार्टी के खिलाफ हमारी समाज के लोग होते हैं, मैं वहीं गाड़ी रोक देता हूं जाके। और कुदरत की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है कि जहां गाड़ी रुक जाती है वहां 100 लोग 10 मिनट में इकट्ठा हो जाते हैं। भाई साहब आए, भाई साहब आए, विधायक जी आए। कैसे आऊंगा विधायक जी? भैया अपना उम्मीदवार जिताना है। अरे साहब आप ये बात मत करिए, वो फला व्यक्ति ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो मर गया था, वहां देखने नहीं गए थे, उसका सर फट गया था, उसका ये हो गया था, उसका वो हो गया था। समस्या होती है लोगों की, समस्या होती तभी तो नाराजगी होती है। तो मैं कहता हूं ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें वोट पड़ने के बाद निपट लेना। अभी तो शंख बज गया है,
युद्ध का। लोकतंत्र में जो युद्ध होता है वो चुनाव होता है। राजतंत्र में जो युद्ध होता है वो तलवारों से, तोपों से होता है। और लोकतंत्र में जो युद्ध होता है वो कैसे होता है? चुनाव से होता है। तो भैया युद्ध का शंख बज गया है। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को वोट दोगे तो आपकी गिनती वफादार लोगों में होगी, और आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के विरोध में जाके वोट दोगे तो आने वाले इतिहास में तुम्हारी गिनती गद्दारों में होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमें नहीं मालूम। हमारी गिनती इतिहास में गद्दारों में ना लिखी जाए, कम से कम इतनी कोशिश हमें करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खास करके मेरी पार्टी के लोग, जिसमें मैंने 30-35 वर्ष लगाए हैं, उनको बड़ी चिंता रहती। वही और नहीं कहते, वही कहते हैं अरे एक बार भाई साहब से पूछो तो सही, वोट किसको देंगे, एक बार भाई साहब को जरूर पूछना वोट किसको देंगे। ग्वालियर में एक प्रोग्राम था, ग्वालियर के साथी बैठे हैं, बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे, हरिदास राजौरिया जी, वो मुझे बार बार फोन करते थे, साहब यहां तो ये चर्चा कर रही है हमारी पार्टी के लोग कि वो तो आरएसएस से मिल गए हैं, वो तो पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये उनका काम है, उन्हें करने दो बाबूजी, और आप अपने काम में लगे रहो। मेला ग्राउंड में शायद वो प्रोग्राम था, और मुझे लगता है हम लोगों ने 500 लोगों की वो मीटिंग थी। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो शायद 1500 से ऊपर लोग थे उसमें। जितनी कुर्सियों पे लोग बैठे थे उससे ज्यादा लोग कुर्सियों पे खड़े थे, कुर्सियों के पीछे खड़े थे, और सब एक ही बात सुनने के लिए आए थे कि भाई साहब को बोलना क्या है। तो जब उन्होंने मेरी बात को सुना तो जाके उन्होंने पार्टी के लोगों को कहा कि तुम बहुत बड़े नालायक हो, वो समाज के लिए सच्चे मन से, सच्ची नीयत से काम कर रहे हैं, अब आप हमारा विरोध करना बंद कर दो। और मुझे लगता है जब से शायद बंद हो गया। आगरा में भी बहुत रहा, आगरा में भी बहुत रहा। लेकिन 18 मार्च 2018 को जब रामलीला ग्राउंड में हमने एक प्रोग्राम किया और मैंने विधिवत रूप से दीक्षा ली, तो मैं ठीक समझता हूं उसमें कम से कम 1 लाख की भीड़ थी, 1 लाख की भीड़ थी। तो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, क्या कहते थे? तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हजार आते हैं। ये साहब कहते थे। तो ये मैंने अपना एक पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा, हमें जो काम करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा समय और ले लूं। मान्यवर काशीराम साहब की जयंती हम मना रहे हैं, तो उनके जीवन से हमें कई चीजें सीखनी होंगी। काशीराम साहब हमेशा कहते थे कि जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, जिस व्यक्ति को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, वो कभी कामयाब संघर्ष नहीं कर सकता। क्या कहते थे कांशीराम साहब? जिस व्यक्ति को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, वो कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकता। इसलिए साहब को क्यों स्वीकार किया पूरे देश के लोगों ने? साहब ने अपने जीवन का लक्ष्य और कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पहले क्लियर किया पेन के माध्यम से, आप पुराने साथी सब जानते हैं, एक लकीर बना दी कि भाई एक ये फाली है, इसकी ओर ये लोग खड़े हैं, यही हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को गुलाम और दास इन्होंने हमें बनाया है। और ये एक फाली है जिधर लोग खड़े हैं, जिसे बहुजन समाज का नाम साथ दिए, ये इसके द्वारा पीड़ित किए गए लोग हैं। ऐसे किया ना साहब ने, मतलब कुछ छुपा के रखा, स्पष्ट किया। तो हमें भी आज वर्तमान में भी पहले हमें यह सोचना है कि हमारा संघर्ष किससे है।
अंबेडकरवाद का, बुद्ध आंदोलन का, साउ फूले का, पेरियार का, संत रविदास का, सभी संत गुरुओं का नाम लेने में टाइम लगेगा। संघर्ष किससे है, यह हमको सबसे पहले अध्ययन करना होगा, चिंतन करना होगा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा संघर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। तो सवाल खड़ा होगा, फिर क्यों है? इसका प्रश्न मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिस भारत की धरती पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उस भारत की धरती से उनके विचारधारा को, उनकी शिक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। और जहां कभी बुद्ध गए भी नहीं, पहुंच भी नहीं पाए, जापान, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, वहां आज भी बुद्ध की शिक्षाओं से वो राष्ट्र फलीभूत है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है। अब प्रश्न खड़ा यह होता है कि भारत में बुद्ध की विचारधारा को कौन रोकने का काम करता है, यह हमको अध्ययन चिंतन करना होगा। कौन रोकने का काम करता है और क्यों रोकने का काम करता है? दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है कौन करता है, दूसरा प्रश्न खड़ा होता है क्यों करता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बुद्ध के आंदोलन को रोकने का काम भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखने वाला व्यक्ति करता है। कौन करता है? जो मनुवादी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, ईश्वरवादी अंध विश्वास को बनाए रखने का काम करता, बनाए रखना चाहता है, वह व्यक्ति होता है। ठीक। अब एक व्यक्ति होता है तो संघर्ष भी बना नहीं, और यदि उसको कोई एक वर्ग रोकता है तो संघर्ष थोड़ा बड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें गुंजाइश है कि हम उसे बहुत जल्दी धाराशायी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई समूह करता है तो फिर यह संघर्ष बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ब्राह्मणवादी आज जाति में नहीं है, वर्ण में नहीं है, एक संघ के रूप में वो पूरे देश में पैदा हो गया है, और उसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। हमारा जो मूल संघर्ष भारत में है आज की तारीख में, वो आरएसएस से है। आरएसएस क्या चाहता है? हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र तो एक बहाना है। 90% लोगों को गुमराह करने का। असली उसका नाम है ब्राह्मण संस्कृति का राष्ट्र। असली उसका नाम यह है। ठीक। अच्छा, अब हमें यह देखना होगा कि इसके पास ताकत क्या है। भाई, पहला पॉइंट तो यह हो गया कि कौन है, ये हम पहचान ही लें कि देश का दुश्मन कौन है, राष्ट्र का दुश्मन कौन है, उसकी पहचान करनी होगी। फिर हमें यह पहचान करनी पड़ेगी कि उसके पास ताकत क्या है। जब युद्ध होता है ना, सेनाएं जब लड़ती हैं, तो प्रत्येक देश का सेना अध्यक्ष, सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो हमेशा जिस देश से लड़ाई शुरू होने वाली है या हो रही है, उसकी सारी शक्तियों की खोज करते हैं।
सारी ताकतों की खोज करते हैं। यदि कोई फौजी साथी बैठा हो तो बता सकता है मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही है ना? पहले उसकी शक्तियों की खोज करते हैं ना, और अपनी शक्ति से उसकी शक्तियों को नष्ट करते हैं। यही युद्ध का नियम है ना? तो हमें भी पहले जो इस देश का दुश्मन है, जो लोकतंत्र का दुश्मन है, जो संविधान का दुश्मन है, जो मानवता का दुश्मन है, उसकी शक्ति क्या है, इस ओर हमको सबसे पहला ध्यान करना पड़ेगा। तो अगर उसका हम ध्यान करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है भारत का मीडिया। भारत का मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबसे बड़ी ताकत आरएसएस की क्या है? देश का मीडिया। दूसरी उसके पास क्या ताकत है? दूसरी उसके पास ताकत है, देश के ब्राह्मणों के 2 लाख लड़कों ने अब विवाहित रहकर, कुंवारा रहकर संघ को दान कर दिया है। संघ को दान कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है कि वो इस देश को पुनः ब्राह्मण संस्कृति का देश बनाना चाहते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये उसकी दूसरी ताकत है। तीसरी ताकत क्या है? तीसरी ताकत है इस देश का पूंजीपति। इस देश का जो पूंजीपति है वो अपनी इनकम का 10% भाग संघ को पुनः मनुस्मृति जैसा राष्ट्र बनाने के लिए खर्च करता है। ये उसकी ताकत है। और 90 वर्षों में, पिछले 90 वर्षों में आरएसएस ने किया क्या है? आरएसएस ने किया है, गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उसने समस्त संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है। समस्त संवैधानिक पदों पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया है, उसने अपना कब्जा कर लिया है। और पांचवी सबसे बड़ी ताकत है उसके पास, बहुजन समाज में जन्मे लोग, जिसमें बड़ा हिस्सा है ओबीसी का, पिछड़ी जातियों का, जिनकी संख्या लगभग 52% है, उसको उसने अपने षड्यंत्र में फंसा लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? जिनको गुलाम और लाचार बनाना है, जिनको दास बनाना है, उन्हीं को उन्होंने अपने आंदोलन का सिपाही बना दिया है। उसका जो विवेक है, जो सोचने की शक्ति है, जो बुद्धि है, उसको नष्ट करके अपना ट्रांसमीटर उसमें फिट कर दिया है। कर दिया कि नहीं कर दिया? जब गोविंद राम, क्या नाम है इनका राष्ट्रपति जी का? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने तो हमारे कुछ भोले भाले लोग बड़े खुश थे। साहब ये काम तो अच्छा हो गया, ये काम तो अच्छा हो गया। नहीं, क्या हो गया? अरे हमारा दलित समाज का राष्ट्रपति बन गया। भोले लोग हैं बेचारे, वही सुनते हैं जो उनको सुनाया जाता है। तो टीवी चैनल क्या सुनाते हैं? वही तो वो सुनते हैं, वही वो पढ़ते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है। तो प्रिंट अखबार क्या लिखता है? वही तो लिखता है जो वो पढ़ते हैं। गलती उनकी कोई? बहस होने लग गई। बोले आपने साहब इस पे कोई आंसर नहीं दिया। क्या आपको नहीं खुशी हुई? अपनी समाज का आदमी
अगर देश का राष्ट्रपति बन गया तो आपको नहीं खुशी हुई? मैंने कहा अगर ये निष्पक्ष और नैतिक होता तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होती। ना तो ये नैतिक है और ना तो ये निष्पक्ष है। एक साथी बोला बड़ी जोर से, अरे साहब अपना तो है। ये भी अच्छी बात है, अपना है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अपने की 2 घटना याद दिला देता हूं। बोले बोलिए। मैंने आपको याद है 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हुआ था तो देश का राष्ट्रपति कौन था? बोले साहब हमें नहीं मालूम। तो मैंने बता देता हूं, ज्ञानी जैल सिंह सिख था कि नहीं? जब राष्ट्रपति सिख था तभी देश में सिखों का सार्वजनिक कत्लेआम हुआ था कि नहीं? अच्छा मैंने दूसरा बताओ, जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था तब देश का राष्ट्रपति कौन था? बोले साहब अब्दुल कलाम। तो सिख राष्ट्रपति तो सिखों का कत्ल, मुसलमान राष्ट्रपति तो मुसलमानों का कत्ल, अब दलित राष्ट्रपति तो किसका कत्ल? तुम्हारी ही तलवार से तुम्हारा सर काटा जाएगा, यही ब्राह्मण की बुद्धि है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सर भी तुम्हारा होगा, तलवार भी तुम्हारी होगी, बस इशारा किसी और का होगा। ब्राह्मण कभी एक्टर नहीं बनता। एक्टर किसे कहते हैं मालूम है? शाहरुख खान, सलमान खान, जो फाइट करता है पर्दे पे वो एक्टर होता है। और इसके पीछे कौन होता है? डायरेक्टर। और डायरेक्टर को पैसा कौन देता है? प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं उसका पूरा नाम? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर है अडानी अंबानी, टाटा बिरला डालमिया। और डायरेक्टर कौन है? ब्राह्मण। मोदी तो एक्टर है, मोदी तो एक्टर, अच्छी एक्टिंग करता है। मेरे भाइयों, देश नहीं बिकने दूंगा। अभी तो प्लेटफॉर्म बिका है, एयरपोर्ट बिका है, बीएसएनएल बिका है। क्यों? एलआईसी का ले आए बजट में, एलआईसी बेच ही रहे हैं। और भाषण, देश नहीं बिकने दूंगा। व्हाट्सएप पे एक मैंने पढ़ा भी, याद आ गया मुझे, उसने एक किसी साथी ने लिखा कि जब हम रेलवे में सफर करते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि ये रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे नुकसान करना अपराध है, कानूनी अपराध है। मतलब ये रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे क्षति पहुंचाना कानूनी अपराध है। उसने आगे लिखा मोदी जी के लिए कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे नुकसान पहुंचाना अपराध है, तो बेचना क्या हुआ? क्या सजा होनी चाहिए? मतलब ये ऐसे प्रश्न है जो आज देश में खड़े करने की जरूरत है। तो ये मैंने बात आपको कही जो मैं आपको बताना चाहता था कि लोकतंत्र जैसे ही बहाल हुआ और बहाली के साथ साथ उसको खत्म करने की भी तैयारी शुरू हो गई। शुरू कैसे हुई? बहुत गहरी अकल से सोचना होगा, बहुत गहरी अकल से। लोकतंत्र किसके लिए बना है? प्रजा के लिए। और प्रजा किसको चुनती है अपना नुमाइंदा? विधायिका को। ठीक, 4 स्तंभ बनाए गए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए क्या स्तंभ बनाए गए? 3 संवैधानिक हैं और 1 गैर संवैधानिक है। ठीक, पहला बनाया गया कार्यपालिका। जो भी एसएसपी बनता है, डीएम बनता है,
या किसी भी संवैधानिक पद की शपथ लेता है तो वो काय की शपथ लेता है? संविधान की। मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, यही शपथ लेता है ना। चाहे वो सेना में मेजर बने, चाहे वो सिविल में पुलिस कप्तान बने, संविधान की शपथ लेता है ना। तो ये संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। इसके ऊपर किसको लाया गया? ब्यूरोक्रेट के ऊपर विधायिका। यदि ब्यूरोक्रेट संविधान के लिए ठीक काम न करे तो उसको कानून बनाने का, उसको दंड देने का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार किसको दिया गया? विधायिका को। ठीक। और विधायिका अगर काम ठीक से ना करे तो किसको दिया गया? न्यायालय को। और ये तीन लोग अपना काम ठीक करें या खराब करें, अच्छा करें या बुरा करें, इसकी जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, प्रजातंत्र को होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसको दी गई? मीडिया को। तो क्या कहा गया कि ये हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है ना। अब मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिस दिन से लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई, उसी दिन से लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र शुरू किया गया। क्या किया गया? रास्ता क्या ढूंढा गया? रास्ता ढूंढा गया करप्शन, भ्रष्ट। जो जिनके कंधों पर इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है, उनका नैतिक चरित्र गिरा दिया जाए। बात समझ रहे मेरी? उनका नैतिक चरित्र गिरा दिया जाए, उनको भ्रष्ट बना दिया जाए। और जब वो सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रजा उनके विरुद्ध हो जाएगी, और प्रजा जब उनके विरुद्ध हो जाएगी तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले किसको करप्ट किया गया? ब्यूरोक्रेट को। क्या कोई कह सकता है कि आज का जो आईएएस आईपीएस या जो ब्यूरोक्रेट है, कार्यपालिका है, वो ईमानदार है? हो सकता है लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति हो तो वो या तो सस्पेंड हो गया होगा या बर्खास्त हो गया होगा, पूरी सम्मान के साथ नौकरी कर नहीं सकता वो, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं। सिस्टम उसको खत्म कर देगा। ठीक। चलिए, दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या जो जनता के बीच में से लोग चुनाव जीत कर जाते हैं वो ईमानदार हैं? भ्रष्ट है ना। तो दो स्तंभ जो थे वो भ्रष्ट हो गए ना, हो गए। तीसरा बचा न्यायालय। अब न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उसके प्रति मेरी बहुत आस्था है, उसके लिए मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता। आप खुद ही फैसला करिए, आप खुद ही समझदार हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है पूरे इंडिया में। कितने ईमानदारी से हमको न्याय मिल रहा है, मैं समझता हूं शायद ही दुनिया में कोई न्यायालय हो। गलत कह रहा हूं मैं? कितनी सफाई से हमें, कितनी दया भाव से हमारे साथ न्याय होता है, कितने दया भाव से, कितनी ईमानदारी से संविधान पर न्यायालय पालन करता है। बहुत बहुत नमस्कार उसको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ लीजिए। ठीक हो गया? हो गया ना। अब बच गई प्रजा। प्रजा ईमानदार है? प्रजा को भी छोड़िए मत आप, फ्री में वोट देती है, निष्पक्ष भाव से वोट देती है, प्रत्याशी का जीवन चरित्र, प्रत्याशी का देश भाव, प्रत्याशी का समाज के प्रति त्याग देखती है। मैं कहता हूं ये सब किताबों की बातें हैं, प्रजा भी देखती है। जैसी जिसकी हैसियत, कच्ची वाले को कच्ची चाहिए, पक्की वाले को पक्की चाहिए। और जो कलेक्ट्री कचहरी जाने लग गया उसको पक्की भी चाहिए और रुपये भी चाहिए। अब हम अपने जनप्रतिनिधि का नोट लेंगे, तब उसको वोट देंगे और उससे उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से काम करेगा। बेवकूफ है वो, गधा है।
5 साल में फिर उसको आना है, या तो एक ही बार का होता। तो इस बार कोई 10 लाख रुपए खर्च करके गांव का सरपंच बनता है, तो उसको माल में बेटा अगले चुनाव के लिए 20 लाख चाहिए। क्यों साहब? आप ये अध्ययन करिए, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब आपको बहुत जनता में आप ये पूछिए कि साहब, जनता के बीच में पूछिए जो अननोन है, अननोन व्यक्ति, उसको पूछिए कि आप हमें ये बताइए, नेता तो भ्रष्ट हो गए साहब, बिल्कुल 100%। अधिकारी भी भ्रष्ट हो गए साहब 100%। तो क्या मिलिट्री शासन कैसा रहेगा? वो कहता है ये अच्छा है। यही तो ब्राह्मण चाहता है, यही तो ब्राह्मण चाहता है। लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित कर लिया जाए। 140 करोड़ लोगों के हाथ में जो पावर है देश का सिस्टम चलाने का, उस सिस्टम को गिने चुने 10-15 लोगों के हाथ में ला दिया जाए। क्यों साहब? यही चाहता है ना वो। क्योंकि मनुस्मृति जब तक लागू नहीं हो सकती तब तक प्रजातंत्र रहेगा, और प्रजातंत्र तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक संविधान रहेगा, और संविधान जब तक खत्म नहीं हो सकता तब तक न्यायालय और यह सिस्टम रहेगा। तो सबको एक साथ ध्वस्त करने की तैयारी है। और मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि जो सीडीएस पद का जो उन्होंने नया सर्जन किया है, वो सोचा समझा एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्यों साहब? ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। तो ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट हुआ कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान करने के लिए हमारी जब दृष्टि जाती है, नजर जाती है, तो हमारे नेताओं के ऊपर जाती है। हमारी दृष्टि, हमारी नजर कहां जाती है? नेताओं के ऊपर जाती है। तो बड़ी चालाकी से बहुजन राजनीति का भारत में ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए कोई एक नाम ओबीसी का पूरे देश में जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाला, संघर्ष करने वाला कोई एक नेता हो जिसके पीछे 100 करोड़ लोग खड़े हो सकते हो। एक नाम, जिसकी आबादी आधे से ज्यादा है, उसकी राजनीति प्राय प्राय खत्म, समाप्त। कभी कभी अखिलेश बोलता है बेचारा यूपी में, तो उसको बता दिया जाता है कि तेरे पापा की बेटा फाइल बनी रखी सीबीआई में। तेजस्वी को 30 वर्ष का लड़का है, उसको गुस्सा आती है तो वो बोल जाता है, तो साथ वाले कह देते हैं भाई तेजस्वी थोड़ा ध्यान से देखो, पापा की तरफ भी देखते रहो। क्यों? गलत कर रहा हूं मैं? मतलब बड़ा कड़वा सच। बुद्ध ने कहा था अपने बेटे राहुल को, हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना हो। क्यों? दुनिया में जितने झगड़े हुए हैं, जितने संघर्ष हुए हैं, जितनी खूनी क्रांति हुई है, उस सबका एक ही कारण है, और वह कारण है झूठ। तो कम से कम हमें भी आज मान्यवर साहब के जन्म जयंती के मौके पे जितना संभव हो सके सच बोलो। चलिए अब शेड्यूल कास्ट में आ जाइए। 1 मिनट के लिए हम आदरणीय बहन जी को थोड़ा किनारा कर देते हैं। 1 मिनट के लिए कोई दूसरा नाम? पूरे देश में कोई दूसरा नाम जिसके पीछे इस देश का अनुसूचित जाति का 30 करोड़ समाज खड़ा हो सके? मैं समझता हूं जीरो। अब एसटी पे आ जाइए। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसकी लगभग 22-23 करोड़ आबादी है भारत में, उसका कोई एक नाम? कौन लड़ेगा भैया आपकी लड़ाई? मुसलमानों में कोई एक नाम?
जिनकी 20 करोड़ की आबादी है। कौन लड़ेगा? ओबीसी से तो अभी उनको लाभ हो रहा है। ओबीसी, आप ये मान लीजिए, चौधरी चरण सिंह ने एक बार अपनी एक सभा संबोधित करते कहा कि जो नेता मीडिया में नजर आने लग जाए तो समझ लेना वो आपका दुश्मन। टीवी में और अखबार में जिसको जगह मिलने लग जाए वो कभी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। ये चौधरी चरण सिंह ने कहा, जो जाट समाज से थे। समझ रहे आप लोग? तो ओबीसी भविष्य में क्या होंगे हम नहीं कह सकते उनका, लेकिन आज तो वो नुकसान ही कर रहे हैं। अगर वो बिहार में न लड़े होते तो फिर नीतीश वहां के मुख्यमंत्री नहीं होते, वहां लालू का बेटा मुख्यमंत्री होता। आगे उनका क्या नतीजा होगा वो गर्भ में है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक? तो ये दिशा जब है तो क्यों है? क्योंकि जो ओबीसी एससी एसटी की लीडरशिप है या मुस्लिम में जो लीडरशिप है, आजम खान का नाम सुने आप? 140 मुकदमे लगे हैं उन पर पिछले 3 वर्ष में। कितने मुकदमे लगे हैं? मीडिया में पढ़े होंगे, मैंने भी अखबार में ही पढ़े हैं। 80 मुकदमों में जमानत मिल गई है, 60 मुकदमों में अभी जेल के अंदर है। जो जेल के अंदर है, जिस पे मुकदमे लग रहे हैं या जिसको जेल से नहीं निकलने दिया जा रहा है, उस व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये ब्राह्मण व्यवस्था का सही विरोधी हो सकता है। और जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, दे गाली, रातों दिन गाली, इधर गाली उधर गाली, उस पे एक मुकदमा नहीं लग रहा, वो जेल नहीं जा रहा। पूछा जा सकता है सवाल, कौन सी कृपा है? भाई बुद्धिजीवी का मतलब क्या है? चिंतन अध्ययन करना, यही तो है। मैं तो एक एक शब्द बड़ा सोच के बोल रहा हूं। मुझे डर है, हो सकता है मीटिंग खत्म होने से पहले पुलिस की जीप आ जाए। क्यों? तो हमारे लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं और हम बहुत अच्छी ताली बजाते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि इनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा। सवाल है, सवाल है। क्यों साहब? कृपा क्या है? कृपा क्या है ना? तो हमें सचेत तो रहना चाहिए। हम दोष आरोपित नहीं कर सकते, लेकिन चौकन्ना रहना तो हमारी ड्यूटी है ना। क्यों? चौकन्ना रहना हमारी ड्यूटी नहीं है? तो चौकन्ना तो हमको रहना ही चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक बार भिक्षुओं ने पूछा कि तथागत धम्म क्या है? तो अपने उपदेश में बुद्ध ने कहा, जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। बुद्ध ने कहा, यह उनकी उपदेश में है। क्यों साहब? जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। तो जागरूक होकर तो हमको रहना चाहिए। और कम से कम आज मान्यवर काशीराम साहब जैसे महापुरुष की हम जयंती के मौके पर बैठे हैं, तो आज तो जागरूकता की चर्चा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये सारी बातें हैं। अब मेरे पास केवल आधे घंटा बचा है। अब आप लोग सब लोगों को यह सोचना है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, ठीक है? कंफर्म? कोई शक? तो हम एक जिले का संगठन बना लेंगे या एक मोहल्ले का संगठन बना लेंगे या एक राज्य का संगठन बना लेंगे, तो क्या हम उस संगठन से मुकाबला कर सकते हैं जिसकी 65,000 शाखाएं रोज लगती हैं? क्यों साहब? क्योंकि हमारे संगठन बहुत है तो संगठन पर लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा काम सीखा, थोड़ा सा कैडर लिया और अपना संगठन समिति बनाई, अपना बड़ा सा बोर्ड लगवाया
और उनसे कहो साहब मिशन का काम, कहाँ साहब हम तो कर रहे हैं, हम तो मिशन का काम। क्या काम करते हो? प्रत्येक बुधवार को खीर बांटते हैं साहब, प्रत्येक बुधवार को। आपको ही तो सुना था हमने जूम पे कि खीर बांटनी चाहिए, तो हम तो खीर बांट रहे हैं। गलत करम। और थोड़े बड़े गए, साहब मिशन को बचाना चाहिए, मिशन, हाँ साहब हम तो लगे, हम तो लगे साहब। साहब क्या लगे? हमने तो बुद्ध विहार बनवा लिया है, 25-30 लोग रोज सुबह 5 बजे आते हैं साहब। हम 25-30 लोग पिछले 2 सालों से वंदना कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना हम? गलत कर रहा हूं मैं? मतलब गलत कर रहा हूं? वंदना कर रहे हैं, खीर बांट रहे हैं, ज्यादा जोश में आए तो जुलूस निकाल रहे हैं। यही कर रहे हैं ना हम लोग यार, कुछ कर रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब आप धार्मिक संगठन चलाते हैं और आप पूना पैक्ट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आप कभी किसी विषय पे कुछ कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी समझ में नहीं आती, या आप धार्मिक काम कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, हमारी समझ में नहीं आता। मैंने कहता हूं भैया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई बुद्धिमान? बोले नहीं। हमारा कोई मसीहा उनसे बड़ा? बोले नहीं। तो मैंने कहा बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म एक ग्रंथ लिखा है, और धम्म पद इतना लंबा चौड़ा, पहले से ही 18,000 से ज्यादा श्लोकों में लिखा हुआ है, तो बाबा साहब को फिर इतनी छोटी किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों साहब? सोचना चाहिए ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ हमको दिया है, उसको आपने कभी पढ़ा? नहीं। बोले साहब है तो सही, घर में तो है। हाँ ये तो अच्छा, चलो उपकार हुआ, कम से कम आप घर में रखे, ये कौन सी उपकार कम है, थोड़ा बहुत तो है ही। लेकिन कभी पढ़ा? अब प्रश्न खड़ा होता है, पढ़ा? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, अध्ययन किया, उस पर सोच विचार किया? तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, निष्कर्ष पर पहुंचे? तो 0। बुद्ध का 45 वर्ष का जीवन संघर्ष पढ़िए, वही बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में दिया है। बुद्ध का जो आंदोलन था 45 वर्ष का, क्या आंदोलन था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय के आधार पर समाज निर्माण। समझ रहे आप लोग? गैर बराबरी के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ। पूरा देश कहता है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी ज्ञान स्थली बौद्ध गया है। मैं पूछता हूं कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको बताना जरा। पंचशील, अष्टांग मार्ग। मैं कहता हूं नहीं, ये नहीं हुआ था। क्या हुआ था? मैं कहता हूं उनको ज्ञान हुआ था कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने एक बहुत बड़े समाज का शोषण करने के लिए ईश्वर नाम का एक भूत पैदा कर दिया है, उसकी मदद लेकर वो उसका शोषण करता है। फिर लोग पूछते त्रिशरण और ये पंचशील और अष्टांग मार्ग ये क्या है? मैं कहता हूं ये जीवन जीने के नियम हैं। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और जो एक समाज खड़ा होता गया, उस समाज का जीवन स्तर कैसा हो, उसका एक उन्होंने पैरामीटर खींच दिया। पैरामीटर खींच दिया कि सुखी जीवन जीने का पैरामीटर क्या है, नापतोल क्या है। हम हर चीज नापतोल के लेते हैं ना, दूध लेने जाएंगे तो लीटर से नापेंगे, खाद्य सामग्री लेने जाएंगे तो तराजू पे तोलेंगे, कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर से तोलेंगे। सुखी जीवन कैसे जिया जाए,
इसका मानक क्या है, नापतोल क्या है? तो पंचशील में और त्रिशरण में बुद्ध ने ये दिया, नमो तस् भगवतो हरतो सम्मा संबुद्ध। मैं अपनी बुद्धि को शरण में जाता हूं, गौतम बुद्ध नहीं, स्वयं की बुद्धि। ठीक, 5 शील दिए, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, और इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। मैं बड़े स्पष्ट रूप में कह सकता हूं, बुद्ध का धर्म नहीं है, बुद्ध का धम्म है। धम्म का अर्थ है नैतिक जीवन जीने की कला, और नैतिक जीवन जीने का मतलब है बुराइयों से मुक्त, अच्छाइयों से युक्त, बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों का ग्रहण, ये उनका है। तो अब हम अपने मूल उस पे चलते हैं, जो संगठन की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। आज पूरे देश में जरूरत है एक आरएसएस के मुकाबले का संगठन खड़ा करने की। एक, जब उस कोने से कोई कहे कि गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होगा, राष्ट्रीय ग्रंथ का मतलब समझते क्या है? नहीं समझते, संविधान। ठीक, तो इस कोने से आवाज जानी चाहिए कि संविधान को अगर किसी ने छुआ, उसका हाथ तो छोड़ो, हम उसकी गर्दन काट देंगे। ऐसा संगठन। जब उधर से आवाज आए कि संविधान बदलेंगे, तो इधर से आवाज आनी चाहिए, तू देशद्रोही है, तुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस देश में रहता है उसी देश के संविधान का विरोध करता है। दुनिया में है कोई कानून? किसी भी देश का किसी देश का कानून इजाजत देता है कि जो जिस देश का नागरिक हो वो उस देश के संविधान का विरोध कर दे? हमारे यहां विरोध नहीं किया, पार्लियामेंट के सामने जंतर मंत्र पे भी संविधान की कॉपियां जलाई। आवाज उठी, आवाज उठनी चाहिए। अर्थात मैं कह सकता हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ऐसा अंबेडकरवाद पैदा होना चाहिए भारत में। तो संविधान दिया, उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हमने कुछ श्रेणियां निकाली, मतलब क्लासेस में डिवाइड किया। पहला तो हम ये देखें कि बुद्ध धम्म के लोग कौन से हैं भारत में। पहला तो हमारे बीच में ये आता है, तो आता है ओबीसी और एससी और एसटी, पिछड़ी जातियां, दलित समाज और आदिवासी। ये ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना ही दुनिया का कोई व्यक्ति इन्हें हिंदू साबित कर सकता है। ये चैलेंज है। तो ये क्या है? ये हिंदू षड्यंत्र के गुलाम हैं। समझ गए? तो कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है, किसकी पूजा करता है, समस्या ये नहीं है। समस्या यह है कि प्राचीन काल के इतिहास में भारत का बहुजन यानी ओबीसी, एससी और एसटी प्राचीन काल का बौद्ध है। ठीक, अब यह बात हमें उसे बतानी होगी। जिस दिन उसे अपना इतिहास पता चल जाएगा, उस दिन वो क्रांति करने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है साहब? तो जैसे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रोग्राम लगाते हैं, तो साथी कोयले कहते हैं, अरे साहब वो तो करौली की जाति में जाता है, वो तो इसकी पूजा करता है।
मैं कहता हूं बेटा ये अज्ञानता है, ये सब कुछ उसे ज्ञान के फलस्वरूप नहीं मिला है, ये सब अज्ञान के कारण उसको मिला है। और ये उसका भी नहीं है, ये वाई विलड मिला है, संस्कारों में मिला। मां के पेट में बाद में आया, पहले उसमें अंधविश्वास के बीज भी डल गए, समझ गए नहीं? जन्म लिया, मां से सीखने को वही मिला, जिस मोहल्ले में रहा, जिस बस्ती में रहा, वहीं वो मिला। तो ये उसकी अज्ञानता है, और अज्ञानता को दूर करना ही धर्म है। क्यों साहब? उसका बहिष्कार करना धर्म नहीं हो सकता। हम पहले से ही मान ले भाई ये इस देवी देवता की पूजा करता है, हम इसको अपने साथ नहीं बिठा लेंगे, तो मैं समझ रहा हूं सबसे बड़ा धर्म तो हम ही कर रहे हैं। क्यों साहब? एक बार 9 दिसंबर को एक धम्म दीक्षा का प्रोग्राम आगरा में रखा गया था, और दीक्षा देने के लिए बाबा साहब के जो धर्म गुरु थे, पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी नहीं, दूसरे थे, वो एक्सपायर कर गए, मैं नाम ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान लखनऊ वाले, तो वो आए थे। तो मैं आपके मध्य प्रदेश में ही ड्यूटी थी, हमारे लोग लिस्ट बना रहे थे और किस किस को दीक्षा लेनी है। तो भंते जी के पास पहुंच गए, हमारे जो सबसे बड़े भंते जी आगरा के। उन्होंने कहा चौधरी साहब भैया देखो लिस्ट जो बना रहे तो थोड़ा सोच लेना। उनने कहा साहब क्या सोचना है? कि उसको देना दीक्षा जो शराब नहीं पीता हो, जुआ नहीं खेलता हो, सट्टा नहीं लगाता हो, मीट मांस भी ना खाता हो। तो उन्होंने वहीं से मेरे को फोन लगाया, भाई साहब जब ही कि मैं भंते जी के पास हूं, भंते जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, उनको ही दीक्षा देना। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या लगता है आगरा में ऐसा कोई मिल जाए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मिल जाए। क्यों साहब? और कहीं मिल जाए तो संभव हो सकता है, लेकिन आगरा में मिल जाए ये मुझे संभव नहीं लगता। मैंने भंते जी को फोन दिया, मैंने गुरुजी बंदा में, बोले सुखी रहो सुखी रहो। मैंने गुरुजी मैं तो देखो राजनीतिक आदमी हूं, आप थोड़ा सा मेरा ज्ञान बढ़ा दो, धर्म की जरूरत किसको है? बुद्ध ने तो अंगुली मार को दीक्षा दे दी, जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। बुद्ध ने तो आम्रपाली को दीक्षा दे दी, जो बनारस की सबसे बड़ी वेश्या थी। आप कह रहे हैं तो आप भी हमें थोड़ा बता दो, बुद्ध की 2-4 पन्ने पढ़ लें तो इतना हम सीख पाए। गुरुजी बोले भाई आप लोग नेता हो, जैसा ठीक समझते हो वैसा कर दो। मैंने कहा नहीं बता दो, डॉक्टर को इलाज किसका करना चाहिए बता दो, चलो इतना बता। बोलो साहब जो आपको ठीक लगे। अरे नहीं किसको करना चाहिए, आप हमारे गुरु हैं, बता ही नहीं रहे हमको। मैंने कहा गुरुजी जो शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, वो तो जन्म से बुद्धिस्ट है, उसको दीक्षा देने की किसने सलाह दे दी? उसको किसने सलाह दे दी बताओ? धम्म की जरूरत ही उसको है जिसमें अवगुण है। धम्म की शिक्षा किसको चाहिए? अच्छा दवाई किसको चाहिए? जब जो बीमार हुआ उसी को तो दवाई चाहिए, जो स्वस्थ है, जो अच्छा तंदुरुस्त है, उसको भी दवाई चाहिए। तो बोले साहब आप नेता लोग हैं, जैसा ठीक समझे। मैंने कोई बात, मैं ये बता रहा हूं आपको, हमारे देश में जो बुद्ध धर्म का काम नहीं बढ़ा ना, इसका भी एक बड़ा कारण है भिक्षु। कुछ जिसने कही गुरुजी दीक्षा लेना चाहता हूं, कुछ खाते पीते तो नहीं हो? गुरुजी खाता पीता तो अभी हूं। बेटा ये ना सब चलेगा, नहीं तो गुरुजी अभी रहने दो, इतनी उम्र भी नहीं हुई है। गलत कह रहा हूं? हमने पूछा उनसे आप तो दीक्षा लेने वाले थे। अरे नहीं साहब अभी बेटा बेटियों की शादी विवाह करने हैं। बनते जी कह रहे थे कुछ, ये रिश्तेदार आएंगे, सब लोग आएंगे साहब, कैसे चलेगा?
ये व्यवहारिक चर्चा मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। क्यों? तो ये सब व्यवहारिक चर्चा, तो इसके लिए हमें अब करना क्या है? 100 करोड़ लोग प्राचीन काल के बौद्ध हैं जो हिंदू षड्यंत्र में फंस गए हैं, और हिंदू व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोगों ने उनकी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। घेराबंदी क्या कर दिया? साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से 200 दिन उन्होंने व्यस्त कर दिए हैं। 200 दिन त्योहार, कभी इसका व्रत, कभी इसकी परंपरा, कभी इसकी परंपरा, ठीक है? मतलब उनको इसके इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। जो है सो करो, ठीक? अब बच गए 165 दिन, तो 165 दिन उसको परिवार चलाने के लिए भी चाहिए, बच्चों का पालन पोषण के लिए भी चाहिए। तो सिस्टम चारों तरफ से उन्होंने उसको जकड़ दिया, और टीवी चैनल के माध्यम से उससे और मजबूत किया जा रहा है। जो सीरियल आते हैं ना, वो दुर्गे मां निकलती हैं बड़ी जीभ वाली, वो आने से पहले उस पर एक लाइन लिखी रहती है, कभी पढ़ी आपने? मैंने तो नहीं पढ़ी, मैं चश्मा लगा के कोशिश करता हूं उसको पढ़ लूं, लेकिन मैं अपने जीवन में आज तक नहीं पढ़ पाया। उस पर लिखा क्या होता मालूम है? यह धारावाहिक मनोरंजन के लिए काल्पनिक बनाया गया है। क्यों साहब? इस पॉइंट पे सेंसर उनको अनुमति दे देता है, लेकिन वो तो कभी पढ़ने ही नहीं दिया जाता। उसके बाद शुरू हो जाती राधे राधे। क्यों साहब? तो ये सब है। तो हमें 100 करोड़ लोगों तक, कोशिश हमारी है कि भारत के 140 करोड़ लोग बुद्ध की शरण में आए, लेकिन अभी कुछ लोग नहीं आएंगे, वो पहली लाइन में नहीं लगेंगे। उनमें काम करने का मतलब है अपने समय को बर्बाद करना, ठीक? कौन से लोग? सबसे पहले ब्राह्मण बुद्ध धर्म को स्वीकार बहुत जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो बुद्ध को स्वीकार करता है तो उसकी रोजी रोटी खत्म होती है, उसके पेट पे लात पड़ेगी, और पेट पे लात कोई खाना नहीं चाहता। क्यों साहब? तो ब्राह्मण बहुत जल्दी, ब्राह्मणों में कोई 1 2 4 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन समाज की बात कर रहा हूं मैं। निर्णय वो माना जाता है जो मेजोरिटी में होता है, बहुमत में होता है। तो बहुत जल्दी ब्राह्मण बुद्ध को स्वीकार कर ले, ये संभव नहीं है, ठीक? एक हो गया। दूसरा, देश का मुसलमान, देश का मुसलमान बहुत जल्दी बुद्ध को स्वीकार कर ले, ये भी संभव नहीं है। या अलग जिनके पंथ हैं पहले से, और वो उसमें जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता है ना, तो वो इस तरह से अपने पंथ की चाशनी में डूब गए, तो वो बहुत जल्दी बुद्ध को स्वीकार कर ले, ये संभव नहीं है। अर्थात हमको 140 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ को अभी टच नहीं करना है, क्योंकि वहां हम टच करेंगे तो समय, धन, हमारा ऊर्जा ज्यादा बर्बाद होगी, फायदा कम मिलेगा। ठीक है ना साहब? भाई इंजीनियर यही तो सोचता है कि मैं वहां से काम शुरू करूं जहां से मेरा पहले जल्दी शुरू हो जाए। टफ पॉइंट होता है तो इंजीनियर साहब उसको छोड़ देता है ना, उसको बाद में देखेंगे। क्यों? तो ये 100 करोड़ लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इनको जल्दी तैयार किया जा सकता है। क्यों साहब? तो इनको तैयार करने के लिए हमने 5 स्टेप बनाए हैं, सीढ़ी बनाई है। ये सब मैं आपको बोर्ड पे आज बताने वाला था पूरे सेशन में, लेकिन साथियों ने कहा कि थोड़ा जल्दी छोड़ देना, कुछ लोग घूमना चाहते हैं, घूम आएंगे। पहली श्रेणी हमने बनाई है, हमको 100 टॉप लीडर तैयार करने हैं आरवीएम के लिए काम करने के। लीडर और प्लीडर, आप दोनों का फर्क जानते हैं? लीडर स्वयं को बर्बाद करके अपने मूवमेंट के लिए अपना जीवन देता है, उसको लीडर कहते हैं। और जो पैसे के लिए काम करता है
उसको प्लीडर कहते हैं। ठीक, बुद्धिमान दोनों ही होते हैं, बुद्धिमान दोनों ही होते हैं, समझ गया? जैसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं। वकील जो होते हैं, एडवोकेट जो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ना, विद्वान होते हैं ना, लेकिन वो फ्री में केस लड़ते हैं कि पैसे लेके केस लड़ते हैं? वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पैसे के लिए करते हैं। ठीक, तो वो लीडर नहीं हो सकता, वो प्लीडर हो गया। लीडर कौन होता है? जो स्वयं को और यहां तक कि उसके परिवार पे भी उस जलन की लपटें पड़ती हैं, उसके परिवार को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति समाज का लीडर होता है। तो ऐसे 100 लोग हमें पहली श्रेणी में तैयार करने हैं, भारत की 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने के लिए। 4 दिशाएं होती हैं जिससे संपूर्ण मानवता का कल्याण होता है। 4 दिशाएं। पहली दिशा होती है धार्मिक शक्ति, धार्मिक संस्कार। ठीक, दूसरी होती है राजनीतिक शक्ति, जिसके पास पावर होता है, पूरा शक्ति, ताकत। तीसरी होती है सामाजिक शक्ति, सामाजिक ताकत, जिस समाज में संगठन होता है ना, उस पर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होते। आपने सुना कभी सरदार सिखों की लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो? मैंने नहीं सुना। आबादी कितनी है? 1%, 1.5%, 1%, 1.5% आबादी है ना। लेकिन सिख सरदार की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार कर दे, किसी की हिम्मत है? क्या ताकत है उनके पास? सत्ता की ताकत नहीं है, संगठन की और धर्म की ताकत है उनके पास। क्यों? एक सरदार 1000 लोगों के बीच में होगा, कभी झुकेगा नहीं, कभी झुक के बात नहीं करेगा। वो कहेगा पुत्र ठस्सी खा, जरा गुरुद्वारे पे फोन लगाने दे। गुरुद्वारे पे फोन लगाता है और एक गाड़ी में भर के सरदार आ जाते तलवार लेके, वाहेगुरु दा फातह, वाहेगुरु दी फतेह। क्यों साहब? और SC ST के लोग कितने हैं? 40 करोड़। कितनी संख्या है इनकी? 40 करोड़। और बहुत कम आंकड़ा बता रहा हूं, कम से कम प्रत्येक दिन 2-4 हजार लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। 90 तो मुकदमे ही नहीं लिखे जाते, 100 में से 90 नहीं लिखे जाते। क्यों साहब, गलत कर रहा हूं मैं? तो सामाजिक शक्ति, और तीसरी है आर्थिक शक्ति, व्यापार उद्योग पर कब्जा करना। तो ये चारों दिशाओं को तैयार करने के लिए, चारों दिशाओं का नेतृत्व करने के लिए हमने निर्णय लिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने निर्णय लिया है कि हम 100 टॉप के लोग तैयार करेंगे। और ये जो हमने बनाया है ना, इसमें लिखा है, अभी ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, इसमें मात्र 10 लोगों का नाम है, 90 लोग हम और सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये 100 का बोर्ड बन जाएगा, पूरे 100 का वोट बन जाएगा, और ये वोट ही पूरे देश का भविष्य तय करेगा। ये 100 लोग भारत की तकदीर लिखने का, भारत को चलाने का काम करेंगे। ये हमारी दूरगामी योजना। ठीक, दूसरा हमने दिया है राज्य, प्रदेश लेवल पर भी हमको 50-50 लोग तैयार करने हैं। ठीक, तीसरा हमने दिया है मंडल संभाग, मंडल संभाग पे भी हमको 10-10 लोग तैयार करने हैं। और चौथा हमने दिया है जिला, जिले पे भी हमको 5-5 लोग तैयार करने हैं ट्रेनिंग देकर। इनकी पोस्ट क्या होगी? मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, समझ रहे आप लोग? प्रोफेसर, टीचर,
ये हमने फार्म मतलब बनाया है परफॉर्मेंस, जिस पर हम लोगों को काम करना है। लक्ष्य क्या रखा है? संपूर्ण भारत 100 लीडर तैयार करना। भारत के 37 राज्यों में कमेटी तैयार करना, फिर उसके अंतर्गत आने वाले समस्त संभागों में कमेटी तैयार करना, और फिर जिलों में कमेटी तैयार करना। एक सेना का निर्माण करना, नैतिक सेना, चरित्रवान सेना, और पुण्य काम के लिए उनको अपना जीवन तैयार करना। किसी का हक मारने के लिए नहीं, किसी का हक मारा जाता हो उसका हक बचाने के लिए। ठीक है ना? हमारी नियत ये नहीं हम किसी का अधिकार छीनेंगे, हम किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, लेकिन हम किसी का अधिकार छीनने भी नहीं देंगे। इसको सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं अपन लोग। क्यों साहब? सेल्फ डिफेंस की तो संविधान भी इजाजत देता है। तो ये काम हम सबको करना है। एक बात सब लोगों के ख्याल में बहुत आती है, मुझे बहुत कुछ कहना था, तीनों लिखी पड़ी हैं, रहने दो, आगे चर्चा करेंगे फिर कभी। लोग, मैंने जो देखा अपने जीवन में तजुर्बा लिया कि हमारे संगठन सफल क्यों नहीं हो पाते, विफलता का कारण क्या? एक तो मैं ये बता दूं आपको, 10-15 मिनट और चल जाए कोई बात तो नहीं? बुद्ध धम्म का भारत में पतन कैसे हुआ, इस पर कभी अध्ययन किया हम लोगों ने? बुद्ध धम्म का जब पूरा एशिया बुद्धिस्ट था और पूरी दुनिया को भारत ने बुद्ध का ज्ञान दिया, पूरी दुनिया में 3 ही विश्वविद्यालय थे, वो भारत की धरती पर थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। फिर क्या कारण है कि भारत से बुद्ध धर्म समाप्त हो गया? मैंने इसका अध्ययन किया, और जो मैंने अध्ययन किया वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। कारण, इसका कारण था कि जो धम्म था वो 2 लोगों में था, एक राजाओं में था, एक भिक्षुओं में था। कितने लोगों में था धम्म? राजा और भिक्षुओं में। समाज में नहीं था। समाज तो पालक था, जो राजा का हुक्म हो गया, क्योंकि राजतंत्र होते थे उस समय, तो जो राजा का आदेश होता था उसका वो पालन करती थी प्रजा, क्यों साहब? यही व्यवस्था थी ना। तो समाज में धम्म नहीं था। एक घटना हुई इतिहास में जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, अपने चक्रवर्ती सम्राट की, अर्थात राजा की हत्या हो गई। ठीक, राजा अधर्मी आ गया, पुष्पमित्र शुंग राजा हो गया, तो वो तो धर्म का था नहीं, आप अधर्मी था, तो राजा में खत्म हो गया था। ठीक, खत्म हो गया ना। फिर उस राजा ने भिक्षुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। एक भिक्षु का सर कत्ल करने के लिए 100 सोने की दीनार घोषित कर दी गई। तो कुछ भिक्षु कत्ल कर दिए गए, कुछ पलायन कर गए। जो पलायन कर गए, जापान चले गए, चीना चले गए, वियतनाम चले गए, थाईलैंड चले गए, उन्होंने वहां धर्म को फैला दिया। ठीक है, और भारत में वो समाप्त हो गया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा। मेरी इस बात को मजबूत करने के लिए मेरे पास कुछ प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण ये है, कुछ लोग कहते हैं कि जिसका राज आ जाता है उसी का धर्म आ जाता है। सब, मैं इस बात को स्वीकार नहीं। मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण है कि 800 बरस से हमारे देश में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रहा ना, मुसलमानों का शासन। क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हुआ? नष्ट हुआ? नहीं हुआ ना। अब राजा तो कोई ब्राह्मण था नहीं। मुगलों के शासन में कोई राजा ब्राह्मण था नहीं था, तो वो क्यों बच गया?
वो इसलिए बच गया कि वो धर्म, उनकी ब्राह्मण संस्कृति राजाओं में नहीं थी, वो ब्राह्मणों में थी, इसलिए वो जीवित रहे तो उनका धर्म भी जीवित रहा। क्यों साहब? अंग्रेजों का शासन आया, ब्राह्मण धर्म खत्म हुआ नहीं। और उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, पुरोहित की कोई यूनिफॉर्म होती है, कोई ड्रेस होती है? भिक्षुओं की ड्रेस थी, उनकी एक यूनिफॉर्म थी, इसलिए कुछ पुष्पमित्र से बच भी गए तो वो मुगल शासन कालों ने उनकी हत्या कर दी। एक अख्तियार रिजवी का नाम आता है, कोई रहा था, बख्तियार खिलजी, बचे कुछ उसने खत्म कर दिए, तो उनकी पहचान हो गई। और ब्राह्मण धर्म इसलिए बच गया कि उसकी पहचान नहीं हुई। बात समझ रहे मेरी? तो दो चीज पर हम पहुंचे कि बौद्ध धर्म जो भारत में समाप्त हुआ उसका एक ही कारण था कि वो धर्म समाज में नहीं था। अगर समाज में होता तो कमजोर हो सकता था, लेकिन खत्म नहीं हो सकता था। क्यों साहब? इसलिए हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से यह भी तय किया है कि हमें समाज को ही धार्मिक बनाना है, समाज को ही हमें नैतिक और चरित्रवान बनाना है, समाज को ही हमें समाज का टीचर बनाना है, इसी समाज में हमको आचार्य बनाना है, इसी समाज में हमको धम्माचार्य बनाने। जब समाज रहेगा और भविष्य में कोई ना ऐसा हो, कोई ऐसी घटना हो जाए कि कोई दूसरा शासक आ जाए, तो भी समाज जिंदा रहेगा तो धम्म भी जिंदा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उस धम्म को मिटा नहीं पाएगी। ये काम हम लोगों को करना है, ठीक है ना? भिक्षु संघ नहीं है आज हमारे देश में, किसी एक भंते का दूसरे भंते पर नियंत्रण नहीं है, कोई एक भंते दूसरे भंते का कभी निर्देश मानता नहीं है। गलत कर रहा हूं मैं? है ना? तो हमने सिविलियन भिक्षु बनाने का निर्णय लिया है। भिक्षु तो होंगे लेकिन ड्रेस नहीं होगी, जैसे आजाद सम्यक जी थी। हम देश में आपसे भी अपील करते हैं कि जो बच्चे, जिनके माता पिता अपने बच्चे को धर्म के लिए समर्पित करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, ऐसे बच्चे आप हमको डोनेट करिए, हमको दीजिए। हम इस कॉलेज में उनकी शिक्षा दीक्षा चीवर में कराएंगे, चीवर में वो लोग पढ़े जाए। आप लोग दीजिए, सबको बोल रहा हूं मैं, एक एक बच्चा सब लोग दीजिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि भगत सिंह पड़ोसी के घर पैदा ना हो, कसम खाओ कि मेरे घर में पैदा। हम ये तो चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्यों साहब? गलत है? लेकिन बदलना होगी ये सोच, ये सोच बदलना होगी कि अगर कोई भगत सिंह पैदा हो तो मेरे घर से ही हो। कम से कम जब तक उसकी कीर्ति जिंदी रहेगी, मेरा नाम भी कहीं ना कहीं याद होता रहेगा। क्यों साहब? तो ये इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा जो तजुर्बा है कि हमारा संगठन टूट क्यों जाता है, उसका मुख्य निष्कर्ष, उसका मुख्य मैंने जो कारण ढूंढा वो ये ढूंढा है कि जिस भाई को हम एक बार अध्यक्ष बना देते हैं, हम सब लोग मिलजुल के एक बार कहते हैं साहब आप हमारे अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर वो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनको डायबिटिक शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, घुटने काम नहीं करते, लेकिन वो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते, अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते। कभी कोई मेरा जैसा आदमी कहता भी है उनसे कि वो मेरे जैसे आदमी से कहते भी हैं कि भैया मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, आप कोई और बना लो, तो वो कह रहे नहीं नहीं साहब आप बने रहिए, काम हम कर तो रहे हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं?
तो ना अध्यक्ष जी काम कर रहे और ना जो कहते हैं वो काम कर रहे। क्यों साहब? और पीछे की लेन वाला निराश है, उसे पता है कि जब तक बाबूजी मरेंगे नहीं दूसरे का नंबर आवेगा नहीं। बड़ी खरी सी बात कह रहा हूं मैं, है? आदमी कमजोर, आंदोलन कमजोर। अध्यक्ष बूढ़ा, आंदोलन बूढ़ा। अध्यक्ष खत्म, आंदोलन खत्म। ये परंपरा खत्म कर, ये परंपरा खत्म करनी है। मैं संरक्षक हूँ, अध्यक्ष नहीं। तो मैंने खुद हटाऊंगा। हाथी को कहा, हाथी को मैंने कहा, निवेदन किया खुद, कहा करिए आप, मैं तो संरक्षक बनाया हुआ वहाँ। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत लोगों के सवाल होते हैं मन में, कुछ बोल देते, कुछ नहीं बोल पाते। साहब, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी कि नहीं रहेगी? ऐसा तो नहीं है 20 वर्ष हमने कहीं जवानी बर्बाद करी थी, बुढ़ापा तुम बर्बाद करवा दो। प्रश्न उठते हैं लोगों के, स्वाभाविक उठने भी चाहिए, यही तो बुद्ध का धम्म है। क्यों साहब? तो हमने इसको रजिस्ट्रेट कराया, ठीक। इसके मुख्य उद्देश्य हमने लिखे हैं, अब आप लोगों को होता खोल लो, पढ़ लो। ये बता के ही फिर आज हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे, बताना बहुत था लेकिन अब टाइम नहीं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत को प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाना, ठीक है, पहला उद्देश्य। और ये नहीं है ये फाइनल है, ये कॉपी आपको इसलिए दी गई है कि महीने 2 महीने आप अध्ययन करो, चिंतन करो, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 1000 वर्ष तक जिंदा रहे कम से कम, ऐसा संविधान तैयार, ठीक है। संविधान चलाता है दुनिया को। लोग कहते थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लोग कहते थे पंडित जी नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? पंडित जी तो चले गए, देश तो चल रहा है ना। फिर इंदिरा जी आ गए, लोग कहते थे इंदिरा जी नहीं रहेंगी तो देश कैसे चलेगा? इंदिरा जी भी नहीं रही, देश तो चल रहा है ना। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, गणतंत्र को स्वतंत्र बोल रहे थे और स्वतंत्र को गणतंत्र बोल रहे थे। बोला था ना उन्होंने? नहीं बोला था? मिर्ची की भी बोल रहे थे, लाल मिर्ची की भी कहाँ उगाई जाती है और हरी मिर्ची कहाँ उगाई जाती है। पटना पहुंच गए थे, बोला था। तो देश तो चला ना। किसने चलाया देश? संविधान ने। राजीव गांधी नहीं रहे, तमाम आए, देश चल गया। अब मोदी जी आ गए, अब खाकी निक्कर वाले कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाओ। मोदी जी कहते कैसे बेटा, संविधान में तो कहीं रास्ते ही नहीं दिख रहा निकलने। मुझे तो चारों तरफ से संविधान ने घेर लिया है। किसने घेर लिया है? संविधान ने। तो व्यक्ति रहे ना रहे, एक ऐसा नियमावली, एक ऐसा संविधान बनना चाहिए जो हजारों हजारों वर्ष तक हमारे आने वाली पीढ़ी उस पे उसका ज्ञान लेकर, उसका निर्देश लेकर काम करता है, ठीक है साहब। और ये जो 100 लोगों का पार्लियामेंट बोर्ड बनेगा वही निर्णायक होगा। नीतिगत निर्णय ये पार्लियामेंट वोट ही लेगा। तो जिसको भी आप अपने राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे, प्रदेशों के अध्यक्ष बनाए हुए, तो वो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसके अनुसार काम करेगा तो चलेगा, और नहीं करेगा तो आप फौरन एक मीटिंग बुलाओगे और उसका प्रस्ताव रखोगे और उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार आपको बना रहेगा। क्यों साहब? एक डर बना रहेगा। अभी तो ये शॉर्टकट है, इसकी पूरा बुक बनेगी जब आप सब लोगों के सुझाव विचार आ जाएंगे। पूरा ये कम से कम 200 पेज का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संविधान बनेगा। इससे आप ये मानकर चलिए एक ही मसौदा है, मूल भाव इसमें है कि हमें करना क्या है। ठीक साहब, सही है ना?
दूसरा है श्रमण संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, वर्ण व जाति विहीन समाज का निर्माण करना, अंधविश्वास मुक्त भारत बनाना, ज्ञान विज्ञान प्राकृतिक आधार पर समाज की संरचना करना, ये है। और इसमें सबसे आगे जो दिया गया वो मैं बताना चाहता हूं, यह है कि पदाधिकारियों का कार्यकाल एक पद पर प्रत्येक, यानी जो पद है अध्यक्ष पद, उस अध्यक्ष पद पे एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकेगा। मतलब हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हट जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश के संविधान में नियम है। अमेरिका के संविधान में नियम है कि वहां 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पे नहीं रह सकता। जब अमेरिका जैसा देश बना सकते हैं ऐसा नियम, तो हम लोग भी बना सकते हैं ना, क्यों सर? तो वो व्यक्ति जितना चाहे सीनियर हो, उसको अपमान भी नहीं लगेगा कि भाई मुझे हटा दिया। वो कह देगा भाई मेरी आरबीएम के संविधान का ये प्रावधान है कि 2 बार से ज्यादा हम रह ही नहीं सकते। हमने इसमें ये रखा है कि जो सीनियर होंगे और उनकी लगता है कि आवश्यकता है आंदोलन को, धम्म को उनकी आवश्यकता है, तो वो संरक्षक के रूप में या सलाहकार के रूप में हमको सम्मान देने का काम कर लेंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं रह सकते। ठीक, अच्छा नियम है कि खराब? यही प्रदेश अध्यक्ष पे होगा, यही संभाग अध्यक्ष पे होगा और यही जिले के अध्यक्ष पे होगा। क्योंकि वर्किंग अथॉरिटी जो होती है, कार्य करने की जो शक्तियां होती हैं, वो अध्यक्ष में ही निहित होती है। क्यों होती है कि नहीं? तो अध्यक्ष को हमने इसमें रखा। अच्छा, कार्यकाल रखा गया है 3 वर्ष का जिलाध्यक्ष का, 1 बार का। जिले की यूनिट चाहेगी तो दूसरा मौका दे सकती है उसे, उसके काम से संतुष्ट है तो 2 बार हो जाएगा। संभाग अध्यक्ष का 4 वर्ष का, ठीक है। अगर लोग अच्छा समझते हैं तो दूसरा मौका दिया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष का 5 वर्ष का, 1 कार्यकाल। लोग अच्छा समझते हैं उस प्रदेश के कार्यकर्ता, उनसे अगर खुश हैं उनके काम से तो दूसरा मौका दिया जा सकता है। इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 वर्ष का। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि ये समय में क्यों रखा गया है? एक ही समय सबका क्यों नहीं रखा गया? ये प्रश्न उठ सकता है। ये इसलिए नहीं रखा गया है कि एक ही समय अगर सबका रखेंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सबका समय पूरा हो जाएगा, तो अफरा तफरी मच जाएगी, कोई कमांडर रहेगा ही नहीं फौज का। जब फौज का कोई कमांडर नहीं रहेगा तो कमांड कौन करेगा? बात समझ रहे कि नहीं? जैसे हमारे यहां राज्यसभा, लोकसभा एक समय समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है, लेकिन देश का कारोबार देखने के लिए राज्यसभा कार्यरत रहती है। बात समझे ना? इसलिए ये समय का अंतराल रखा गया कि कोई समय ऐसा ना है कि सभी का समय पूरा हो गया एक साथ। क्यों? ये मतलब सोचा गया है, और जो आप सब बुद्धिजीवी लोगों के सुझाव आएंगे तो ये एक मसौदा ये मानकर चल लीजिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो काम हम और आप कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमसे पहले लोग नहीं करना चाहते थे, ठीक है, हमसे पहले लोग भी करना चाहते थे, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कि उनमें योग्यता नहीं है। मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैं सबका तो नहीं बोलता, मैं अपना बोलता हूं, मेरे से कई गुना ज्यादा योग्य हैं। उनकी योग्यता पे हम संदेह नहीं कर सकते और उनकी निष्ठा वफादारी पे भी हम संदेह नहीं कर सकते। तो प्रश्न खड़ा होगा फिर कारण क्या, क्यों नहीं चला पाए? उसका एक ही कारण है, धन का अभाव, पैसे का अभाव। पैसा ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। जैसे ये कार्यक्रम हुआ है, ये आपके डोनेशन से हुआ है,
लेकिन डोनेशन तो आपने बाद में दिया है ना। टेंट का ऑर्डर, हलवाई का ऑर्डर, साउंड का ऑर्डर, कूलर का ऑर्डर, ये तो पहले लगा है ना। तब ऑर्डर पहले लगता है तो पैसे पहले दिए जाते हैं ना। तो उनके, मेरे पास ये क्षमता है तो मैं कर लेता हूं, लेकिन मेरे बाद कोई अगर आया उस पर ये क्षमता नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी संगति नहीं कर पाएंगे, हम सारे लोग इकट्ठे ही नहीं बैठ पाएंगे। क्यों साहब, गलत कह रहा हूं? तो उसका इंतजाम हमने उसमें बड़ा जबरदस्त किया है। क्या इंतजाम किया है? मैं इसे इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैंने बनाया तो मुझे वैसे ही याद है। 1 लाख रुपया महीना हमको केंद्रीय कार्यालय को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, कार्यालय भी तो स्कूल में है, स्थायी हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जमीन खरीद के स्थायी अपना परमानेंट कार्यालय भी बनाएंगे, वो भी प्रावधान में है, उस पर चर्चा नहीं करता। ठीक, 1 लाख रुपया महीना सेंटर ऑफिस को संचालित करने के लिए जरूरत है। तो अब कहां से आएंगे 1 लाख रुपए महीने? तो हमने ये रखा कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होगा वो हमको प्रत्येक महीने 1,000 रुपए देगा। सदस्य होने की ये शर्तें हैं। ठीक, तो 100 लोग बनाए जाएंगे तो 100 लोग 1,000 रुपए देंगे तो कितना हो गया? तो 1 लाख से कार्यालय चल जाएगा ना। सुविधा इसमें ये कही की गई है, किसी ने कहा साहब मैं महीने में नहीं, मैं तो एक ही बार देना चाहता हूं, तो एक बार में वो 12,000 दे दे तो उनका स्वागत, नहीं तो वो 10,000 भी दे सकते हैं। 2,000 का हम उनको ग्रेस दे रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वो व्यक्ति रहने लायक है, उसकी जरूरत है, आवश्यकता है कि उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहना चाहिए, लेकिन वो 1,000 रुपए महीने देने में असमर्थ है, तो ये तो अनजस्टिस हो जाएगा। जिस व्यक्ति की सलाह की, जिसके तजुर्बे की जरूरत है, वो केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसलिए नहीं आ पाएगा कि उस पर 1,000 रुपया नहीं दे, तो ये अनजस्टिस हो जाएगा ना। क्यों? तो उसका इंतजाम क्या है? उसका इंतजाम यह है कि वो आदमी सही है, अच्छा है, तो कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे जो उसको कहने से 100 रुपए दे देते होंगे। भाई अच्छा होने का मानक क्या है? कौन सी तराजू है? किसमें तोलते हो? 10 लोग तो ऐसे होंगे ना उसके जो 1,000 रुपए दे दे साल में एक बार, होंगे ना। अगर अच्छा आदमी है तो चलिए, हो सकता है 1,000 ना दे पाए, 500 देने वाले 20 तो होंगे ना उसके पास, चलिए हो सकता है 500 देने वाले ना हो। 200 रुपए देने वाले कम से कम 50 लोग तो होंगे ना उसके पास, 200 वाले भी नहीं है तो 100 लोग 100 रुपए देने वाले तो होंगे ना। तो कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय के संचालन के लिए हमने कूपन बनाया, हम उनको 12,000 का कूपन दे देंगे और भाई आप 12,000 रुपए हमें अपने नाते रिश्तेदारों से जो कहते हैं कि आप अच्छे हैं, बात समझ लो, बड़ी छोटी सी बात, जो व्यक्ति कहता है भाई धर्म का स्वार्थी अच्छा है तो मैं अच्छा हूं तो मुझे भी 500 रुपए तो दे दो धर्म के लिए, क्यों, तभी तो मैं अच्छा हूं। या यार जान हाजिर है, एक कहावत है हमारे देश में, अरे यार तेरे लिए तो जान हाजिर है। और जब कभी मुसीबत में आया उसने कहा 2,000 की जरूरत है, अरे यार पैसे की बात मत कर, बाकी जान हाजिर है। अबे तेरी जान का चार्ज डालेंगे, पैसे की जरूरत है। गलत कह रहा हूं मैं? समझ रहे कि नहीं? तो 2 सुविधाएं इसमें हो गई, जो व्यक्तिगत दे सकते हैं, जैसे बहुत लोग रिटायर हैं, 40 40 45 45 50 50 हजार रुपया महीना उनको पेंशन मिल रही है। आज MBA करके हमारा बेटा 10,000 की नौकरी के लिए दूसरों के नाक रगड़ रहा, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें बाबा साहब की कृपा से 60 वर्ष की नौकरी करने के बाद, उम्र के बाद भी पेंशन मिल रही है।
तो कुछ शेयर तो बनता है ना, तो ऐसे दे दे। जो नहीं देना चाहते हैं, तो मेरी तो प्राथमिकता यह है, मेरा दिल से निर्णय यह है कि आप 1,000 रुपए अपने पास से मत दीजिए, आप 100 लोगों से 100-100 रुपए करके दीजिए। कम से कम वो 100 लोगों का भी लगाओ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ेगा और हमारे 100 शुभचिंतक भी तैयार हो जाएंगे। तो इससे हम कार्यालय चलाएंगे सेंटर का। अब सभी राज्यों में हमको राज्य के कार्यालय भी खोलने हैं। खुशी की बात है, मध्य प्रदेश में यह काम सबसे पहले होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग जल्दी तैयार हो गए। ठीक, तो मध्य प्रदेश के कार्यालय को चलाना है, तो उसके लिए हमने 500 रुपए रखा है, 500 रुपए महीने मध्य प्रदेश के कार्यालय को चलाने के लिए। फिर संभाग का कार्यालय खोलना है, तो संभाग के लिए हमने रखा है 300 रुपए का। फिर जिले पे खोलना है, 768 जिले हैं भारत में, 768 क्वार्टर हमको बनाने पड़ेंगे, ऑफिस हमको बनाने पड़ेंगे, इस मूवमेंट को, पवित्र आंदोलन को एक एक घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना? तो वहां जो बनेंगे, जिला के जो लोग बनेंगे, वो 200 रुपए देंगे जिला कार्यालय चलाने के लिए। एक तो स्रोत हमारा ये हो गया जिससे हम लोग ऑफिस से चलाएंगे। अब हमको स्टेशनरी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम काम करना चाहते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, लेकिन वो निर्धन है। जैसे उड़ीसा के हमारे प्रदेश के संयोजक जयेश भाई हमारे गुजरात के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ऐसे ही 10-15 लोग मेरे पास हैं जो ये कहते हैं, साहब हम फुल टाइम करेंगे काम, लेकिन हमारे पास किराए के लिए पैसा नहीं, हमारे पास कपड़े बनवाने के लिए पैसा नहीं। तो उनको कैसे चलाया जाएगा? इससे तो ऑफिस चल जाएंगे। उसके लिए हमने एक छोटा सा एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता है मेंबरशिप, सदस्यता अभियान। 1 वर्ष में हम 2 महीने कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ सदस्य बनाएंगे। यानी 12 महीने में 10 महीने हम संगठन का काम करेंगे और 2 महीने संगठन के लिए खाद्य, पानी, बीज, ऊर्जा की तैयारी करेंगे। ठीक है? तो 100 रुपए उसकी सदस्यता है, साधारण सदस्यता, वो सबको ही बनना होगा। उसका जो पैसा आएगा, 100 रुपए जो आएगा, उसका 70% भाग उसी राज्य के दफ्तर में खर्च किया जाएगा। जिस राज्य से बनेंगे उसी राज्य में उसको संचालित करने के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है? 30% उसका भाग सेंटर ऑफिस को आएगा, क्योंकि वो जो कूपन छपना है वो सेंटर से ही छपेगा। एक सारी सामग्री जो छपनी है वो सेंटर से छपेगी। जिन लोगों को सेंटर से लगाना है राज्यों में, प्रदेशों में तैयारी के लिए, धम्म प्रचार के लिए, उनका खर्चा सेंटर पे आएगा, तो वो उससे आ जाएगा। तो ये ठीक है ना? या ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं समझता हूं इससे आसान तरीका कोई दूसरा नहीं है। और ये मेरी सोच नहीं है, ये उस महान पुरुष की सोच है जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब भी हमसे कहते थे कि आरपीआई क्यों खत्म हुई? क्योंकि उन पे पैसा नहीं था। पैसे के अभाव में दफ्तर बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े के बाद कंपटीशन हो गया, काय का? चरणदासी का। जिस ब्राह्मणवाद की मान्यवर साहब अपने शब्दों में कहते थे, बीपी मौर्य का नाम लेके वो हम लोगों को बताते थे कि बीपी मौर्य का भाषण मैंने सुना नहीं, लोग मुझे बताते थे। कांशीराम साहब कहते थे बीपी मौर्य भाषण दिया करते थे, बाबूजी ने सुना होगा। इंदिरा गांधी की गोरी गोरी कलाइयों की झनकती हुई चूड़ियां मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा वो कहते थे। इंदिरा गांधी की गोरी गोरी कलाइयों की झनकती हुई चूड़ियां बीपी मौर्य का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पब्लिक दे ताली, दे ताली। इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है कि बीपी मौर्य उसी इंदिरा गांधी की चूड़ी नहीं,
सैंडल उठाते थे, केंद्रीय मंत्री बन गए कांग्रेस में जाके, बन गए कि नहीं? ये आगरा के बड़े बूढ़े बताते हैं, कोई पोस्टर नहीं होता था, कोई प्रचार नहीं होता था। बीपी मौर्य का भाषण सुनने के लिए हजारों हजारों की भीड़ आती थी। और जब वो कांग्रेस में चले गए, सुभाष पार्क में आए, ऐसा लोग बताते हैं, मैंने नहीं देखा। सुभाष पार्क में आए, 10 लोग उनके पास नहीं पहुंचे, आंसुओं से रो रहे थे। केंद्रीय उद्योग मंत्री थे, मंत्री होते हुए भी 10 लोग उनके स्वागत में नहीं पहुंचे। ये कह रहे थे कि आज मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। और लोग बताते हैं, जब वो मर गए थे ना, चारों तरफ फोन किए गए, बीपी मौर्य मर गए, उनकी अंतिम संस्कार है, उनकी अंतिम शव यात्रा है, उनकी अंतिम शव यात्रा है। उनकी अंतिम शव यात्रा में 80-90 लोग थे। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला मर जाता है ना, उसकी भी अंतिम यात्रा में 500 लोग हो जाते हैं। ये दशा बीपी मौर्य की हुई थी। बात समझ रहे मेरी आप? लोग गलतफहमी में आ जाता है कि समाज मेरे साथ है। ये बड़ी गलतफहमी है। समाज कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, समाज केवल विचारों के साथ है, महापुरुषों के आंदोलन के साथ है। जो महापुरुषों के आंदोलन को लेकर निकल पड़ता है, अकेले चले थे मान्यवर कांशीराम साहब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। भारत में एक ही नाम, कांशीराम, कांशीराम। अंबेडकर का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। क्यों साहब, गलत कर रहा हूं? तो ये इस तरह से हमको समाज का निर्माण करना है। और आप सब लोगों का बहुत समय हो गया, जो गलती हम लोगों से हुई हो 2-3 दिन की व्यवस्था में, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अभी अनट्रेंड सेना है, जितनी भी सेना है ना, अनट्रेंड है। अनट्रेंड सेना को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको ट्रेंड करके एक बड़ा सैनिक बना दिया जाए। कैसा सैनिक? कैसा सैनिक? जैसे 500 महार सैनिक थे पूरे गांव में, 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को कत्ल कर दिया था। ऐसा अंबेडकर अनुयायी बनाना चाहते हैं, ऐसा सैनिक बनाना चाहते हैं। सेना कम भी हो तो भी चिंता नहीं, युद्ध करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। युद्ध में कला की जीत होती है। क्यों साहब? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जीवन में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। मेरे जीवन का अंतिम निर्णय है, ना कभी विधायक बनूंगा, ना कभी सांसद बनूंगा, ना कभी राजनीति में जाऊंगा, ना कभी कोई पार्टी बनाऊंगा। अंतिम समय तक, जब तक एक सांस रहेगी, महापुरुषों का आंदोलन चलता रहे। साऊ फूले अंबेडकर, कांशीराम की विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए। एमएलए एमपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि साऊ फूले अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए। इसके साथ 100 युवाओं के कार्यक्रम की तारीख सभी से पूछ के 1-1.5 महीने में 5 दिन का कार्यक्रम यही होगा और उनसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है? आप सब लोग युवा भेजे, उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष, 18 वर्ष से 35 वर्ष, उनको 5 दिन हम लोग क्या काम करना है बंद हॉल में, उनको ट्रेंड करेंगे। दूसरा, आरवीएम इंडिया चैनल, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के चैनल है और उसके संपादक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी हैं। इसको सब्सक्राइब करें आप लोग, सारे कार्यक्रम की न्यूज उस पे आती हैं। आप इसका क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करें और इसका प्रचार करें। और जितने जितने प्रोग्राम आप अपने यहाँ करें, चाहे 10 लोगों की संगोष्ठी करें, आप उसका 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाएं और उसको आपके व्हाट्सएप पे आप लोग उसको भेज दें, जिससे उसका न्यूज बनाकर
उसको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा और यूट्यूब को भारत नहीं देखता, पूरा दुनिया देखता है, पूरे दुनिया में जाता है। बातें बहुत होनी थी, अब हम यहीं समाप्त करते हैं और 3 दिन की सेवा में जो भी हमसे या हमारे साथियों से गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। खुशी की बात यह है कि इस बार आगरा के साथियों ने खाद्य सामग्री का बहुत बड़ा सहयोग किया है। घी, आटा, चावल, दाल, मसाले, जितने भी जिम्मेवार साथी थे उन्होंने अपनी तरफ से हमको डोनेट किया है। किसी ने 5 किलो दाल, किसी ने 10 किलो दाल, किसी ने आटा, किसी ने घी, किसी ने चावल, किसी ने मसाला। आज जो आपने खीर खाई है ना, ये मेरे एक दोस्त है, कल लाए थे ऑफिस, बोले साहब हमसे आप नाराज है क्या? मैंने क्यों? बोले कोई आदेश नहीं मेरे लिए। मेरा झट से क्लिक हुआ, कल खीर बनवाते दूध नहीं। मैंने कहा 30 किलो दूध, बोले पैसे ले लो। मैंने कहा दूध लाइए, तो उन्होंने 30 किलो दूध दिया, खीर बन गई। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि ये फार्मूला आपको भी अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों में इस्तेमाल करना है। समाज का आंदोलन है, समाज के अन्न से और समाज के धन से ही तैयार करो, तभी लोगों का दिल से जुड़ाव होगा, वरना फोकट में आएंगे, फोकट में खाएंगे, ताली बजाएंगे, घर चले जाएंगे, आंदोलन का भला होने वाला नहीं है। जिसका लगेगा उसी के मन में टीस पैदा होगी। यही कांशीराम साहब का फार्मूला था। 2 रुपए के कूपन से शुरू किया, आज आदरणीय बहन जी को 10 सीए रखने पड़ते हैं कि धन का लेखा जोखा बनाओ, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े हुए। समझ रहे कि नहीं आप लोग? तो छोटे छोटे पैसे से, छोटे छोटे धन से हमारा आंदोलन निश्चित रूप से पूरा होगा। एक दिन जरूर प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना, अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनेगा बनेगा बनेगा। ये संकल्प लेके हम जाएंगे। कोशिश करो हमारे जीवन में ही बन जाए, और हमारे जीवन में ना बने तो ऐसा बीज बो कर जाओ कि आने वाला बीज, हमारी पीढ़ी, हमारी नस्लें पूरे दुनिया को बुद्ध के आंदोलन की खुशबू देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत जाते हुए अभी हमारे मंच के समूह एक सूचना हमें और देनी है। जैसे बहुत मुश्किल हो रही है कि हमारे लोग हॉस्टल में नहीं पढ़ सकते, 5 लाख 10 लाख रुपए साल लगता है। कॉन्वेंट स्कूल में भी हम नहीं पढ़ा सकते, कम से कम 1 लाख रुपए साल का खर्चा बच्चे पे आता है। अगर 2 बच्चे भी हैं तो 2 लाख लगते हैं। तो ये स्कूल में हमने, और हमारे वीके चौधरी जी हैं, आप बोलोगे क्या? तो ये आप 2 मिनट आपकी ओर लेंगे। तो हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि एजुकेशन के साथ साथ हम उनको यहाँ ट्रेनिंग देंगे, सिविल सर्विस की कोचिंग देंगे। सेना में अनेक प्रकार की जो नौकरियां सेंटर की उसकी होती हैं, उनकी हम यहाँ हॉस्टल रूप में बच्चों को तैयार करेंगे। जो सिविल सर्विस या अन्य जो सर्विस है, बैंक की सर्विस है, रेलवे की सर्विस है, दूसरी सर्विस है, उसमें कंपटीशन में हमारा बच्चा आगे निकल सके, उसके बारे में ये चौधरी साहब इसके संपादक हैं, तो ये थोड़ा बताएंगे। और आप सब लोगों के लिए भी निमंत्रण है, आप चाहें तो अपने अपने राज्यों से, जिले से भी बच्चे यहाँ भेज सकते हैं, और उन्हें बिल्कुल हॉस्टल की तरह हम लोग उनका पालन पोषण करेंगे और उनको देश का भावी उत्तराधिकारी के रूप में उनको तैयार करेंगे। इस उद्देश्य के लिए एक नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, लड़कियां अभी नहीं लेंगे, कोई कारण है, हर कारण नहीं बताइए। मैं शुक्रिया आदरणीय विधायक, और मैं ये बताना चाहूंगा, ये इस इंस्टीट्यूट के पहला इंस्टीट्यूट चल रहा था आगरा में, सैनिक रहीमसन एकेडमी नाम से,
और उसी की दूसरी ब्रांच अपने गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में मानी जाएगी थी और सानिध्य में ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सैनिक ट्रेनिंग अकेडमी का उद्देश्य ये रहेगा। ये दो उद्देश्य है, एक तो अभी बताया कि बुद्ध की तरह से लोग बच्चों को तैयार करके उन्हें संस्कार में तैयार करके आगे शिक्षा देना, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल है गवर्नमेंट के, सैनिक मिलिट्री स्कूल, RIMC, उनमें एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कराना उनके एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कराएंगे, एक अच्छे स्तर की पढ़ाई कंप्लीट करके और एक इस एंट्रेंस स्कूल की तैयारी करा के इन स्कूल में भेजना। जैसे PHU लोगों को जानकारी नहीं है, PHU और AA जो एशिया की मानवीय यूनिवर्सिटी है उनमें 6 मंथ की एडमिशन होता है और बहुत ही कम फीस है इसमें यूनिवर्सिटी। ऐसी मिलिट्री स्कूल है आपके इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल है, जैसे आपके पास